बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ईरान इस्राइल अमेरिका जंग अभी तक जारी है। आज नए सुप्रीम लीडर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि शहदा का बदला लिया जाएगा और जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं वो बंद कर दी जाए। इसका मतलब वाज़ेह है कि ईरान अभी भी जंगबंदी के मूड में नहीं है। कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हमने फतह हासिल कर ली है। यह भी कह चुके हैं कि जी अब कोई हदफ बचा ही नहीं है, लेकिन साथ कहते हैं कुछ अहदाफ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो बात वो कर रहे हैं, अगर फतह ले ली तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखिए कि जंग खत्म नहीं हुई और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, माशी तौर पर भी, सिफारती सतह पर भी, कि किस तरह से पाकिस्तान इस जंग को रुकवाए। पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं, हत्ता कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान और रूस की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जी हम सराहते हैं इन दोनों मालिक की कोशिशों को, लेकिन हमसे माजरत की जाए। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि आइंदा की गारंटी दी जाए कि इस तरह का हम पर हमला नहीं होगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो दुनिया भर के लिए बना हुआ है वो आबना हुर्मुज है। वहां से किसी भी तरह की तेल की तरसील नहीं हो पा रही, किसी तिजारत की तरसील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है, ना सिर्फ ऑयल का बल्कि तिजारत का। तो सबसे बड़ा कार्ड इस वक्त भी ईरान के पास यह है कि वो आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कर दिखाया है, अगरचे अमेरिका ने कहा था कि हम इसको खुलवा लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। इस सब पर हम बात करेंगे। शौकत पराचा साहब बैन-अल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, एंकर पर्सन, साफी, तज्जियाकार मेरे साथ है। इकरा हारिस साहिबा है, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। इकरा, अभी भी सब ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ जंगबंदी हो सके, लेकिन कोई आसार वाज़ेह अभी तक नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हालात अभी लग नहीं ऐसे रहे कि किसी तरह सिचुएशन डी-एस्केलेशन की तरफ जाएगी। जहां तक ट्रंप साहब की बात रही, उनके कुछ बयानात हैं जो खास से इंटरनेशनल मीडिया को मुझे लगता है घुमाए हुए हैं। जिस तरह वो ये कहते हैं कि इसराइल का ईरान के जौहरी हथियार तैयार करने वाले कंपाउंड को हमने निशाना बनाया, हम तेल की कीमत बहुत जल्द नीचे ले आएंगे। इसके बरक्स वो बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि अपने बयानात के थ्रू या फिर अपनी उन पॉलिसी बयानात के थ्रू जिनसे अक्सर वो पीछे फिर भी जाते हैं, वो कोई विक्ट्री क्लेम करने की अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि कोई ना कोई सेफ साइड निकल सके। क्योंकि शायद अब ये रियलाइजेशन बड़ी शिद्दत से अमेरिका को हो रही है कि ऑयल की प्राइसेस या फिर इकोनॉमी या फिर जिस तरह गल्फ स्टेट्स अमेरिका से नाराज हो रही हैं, सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए खुद भी। और यहाँ पर अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान पे प्रेशर काफी बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर अभी तक पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिकली और पब्लिकली जिस तरह ईरान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को जिस तरीके से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मीन से हैंडल किया है, वो बड़ा वाइजली और बड़ा ट्रिकी हैंडल किया है। मुझे लगता है कि एक तरफ ईरान के अटैक्स को भी कंडेम किया जीसीसी स्टेट्स के ऊपर, जिनमें सऊदी अरब था, बहरीन था, कतर था, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रशियन रेजोल्यूशन की उन्होंने कंडेम किया ईरान पे जो हमला हुआ, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान। जी अच्छा, मैं इसी पर आता हूं इकरा आपकी तरफ भी। शौकत पराचा साहब, शुक्रिया अदा किया। जी जी, मैं इकरा आपकी तरफ दोबारा आता हूं। शौकत पराचा साहब, आपको क्या लगता है कि किस शर्त पर बंद हो सकेगी जंग, या अभी मुश्किल है? दोनों तरफ से अभी नजर आ रहा है कि बैक चैनल पर बातचीत है, लेकिन मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अपना वीडियो ऑन करके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप जंग शुरू करते हैं तो आपके प्लान हो सकते हैं, आपकी अपनी कैलकुलेशन हो सकती हैं, लेकिन जो है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। मसलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो बहुत दूर मेनलैंड यूरोप से बहुत दूर सैरागेवो में प्रिंस फर्डिनेंड का मर्डर हुआ, और आप देख लें कि फिर उसको हम जंग अजीम अव्वल कहते हैं। इसलिए जिस कैलकुलेशन में सदर ट्रंप ने या इसराइली वजीर आजम ने उनको ड्रैग किया, अब वो ये कहें कि मैं जंग जो है वो बंद कर रहा हूं, कल जो बात की उन्होंने जल्द खत्म हो जाएगी, आगे से पहले तो कंडीशंस आ गई, प्री कंडीशंस आ गई प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की, जो उन्होंने कल ट्वीट में किया। उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल गारंटी हो कि आइंदा ईरान के खिलाफ एग्रेशन नहीं होगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि हर्जाना दिया जाए। अब अगर सदर ट्रंप कह रहे हैं मैंने 31 जहाज इनके डबो दिए हैं, तो हर्जाना कौन देगा, कैसे होगा? उससे बढ़कर आज जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई साहब का बयान आया, वो तो बिल्कुल मुदामत है। उन्होंने कहा कि हम
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे। जो इंटरनेशनल प्रेशर उन्होंने डाल दिया है पेट्रोल रोक कर, और उससे कॉन्सिक्वेंट जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि जैसे कल ट्रंप के बयान से उम्मीद पैदा हो गई थी कि हाँ जंग खत्म हो जाएगी, वो अगर जाना भी चाहे तो फिर, या ईरान, अभी मुश्तबा खामनाई साहब ने कहा कि जहां जहां मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं अमेरिका की, हम उनको स्ट्राइक करेंगे। यानी ये उम्मीद सिर्फ ये भी खत्म हो गई कि न सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होगी, बल्कि उन्होंने इस बयान में बाकायदा तौर पर धमकी भी दे दी कि जो बेसेस हैं, और बेसेस कहाँ है, मसलन बहरीन में तो अमेरिकन नेवल सेंट्रल कमांड है जी। मीना सलमान पोर्ट पे, तो क्या वो सारी तबाह करेगा ईरान? कतर में उनकी बेसेस हैं, सऊदी अरब में उनकी बेसेस हैं, कुवैत में, इराक में, जो यू नेम इट, एनी डेस्टिनेशन इन मिडिल ईस्ट, वहां पर उनकी बेसेस है। तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट ईरान तबाह करेगा? इसलिए जो एफर्ट्स हैं डिप्लोमेटिक, जिसका जिक्र भी किया प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने, रूस और पाकिस्तान की, अब तो ये एफर्ट्स इन्हीं पे थोड़ी बहुत कोई उम्मीद है तो वो होनी चाहिए, न कि जो पार्टीज हैं, वेरिंग पार्टीज हैं जो जंग में है, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगले अगले हफ्ते चाइना जाना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, शायद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोई जोर दे दें उनको। आपने देखा कि चाइनीज डिप्लोमेसी बिल्कुल ही वो खामोशी से चल रहे हैं, और सर्टेनली आई कैन प्रिज्यूम कि वो कोशिश कर रहे होंगे कि अमन हो जाए, जंग खत्म हो जाए, लेकिन वो खुल के, मसलन रात को सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट आया, अगर ईरान की कंडेम करने की वोटिंग में रशिया और चाइना वीटो कर देते तो ईरान के खिलाफ ये करारदाद पास ना होती, जो करारदाद अमेरिका ने इसराइल और अपने खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को वीटो कर दिया। तो इट मीन्स के बड़ा कॉशियस है जो एटीट्यूड है रशिया का और चाइना का, वो भी कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। लिहाजा फौरी जंगबंदी का मुझे कम अज कम ये फौरी जंगबंदी होती नजर नहीं आ रही। इकरा, अब अगर फौरी जंगबंदी नहीं होती तो नुकसान तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से होगा, क्योंकि डिफाइंस है, ईरान कह रहा है कि जिस चीज को हमारी तरफ से निशाना बनाया जाएगा, नहीं हमारे बंदरगाह को निशाना बनाएंगे तो हम वही जवाब देंगे, बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। हमारे अगर आपने तेल की तनसीबात को निशाना बनाया तो फिर तेल की तनसीबात दूसरी जगह महफूज नहीं रहेंगी, और उनसे मुराद वही है कि जो खलीजी ममालिक है। तो ये तो नुकसान तो आज आकर हम मुसलमानों का ही हो रहा है। जी जी, इकरा आपको आवाज आ रही है? इकरा शायद आपकी तरफ से म्यूट हो गया है। चले इकरा की तरफ दोबारा आते हैं। शौकत राजा साहब, तो नुकसान तो फिर ये हमारा हो रहा है, क्योंकि इस तरह तो इसराइल को फायदा है सिर्फ, ठीक है, इसराइल का बहुत नुकसान जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी जी, इकरा यही सवाल कि अगर देखिए इसराइल तक मिसाइल पहुंच रहे हैं, ड्रोन पहुंच रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन इसराइल से ज्यादा नुकसान तो मुस्लिम ममालिक का हो रहा है, और इसराइल के लिए तो आइडियल सिचुएशन होगी, जो दबाव भी डाल रहा है कि सऊदी अरब भी बीच में है, यूएई भी आए, जवाब दें, ये सारे भी हमले करें, ताकि जंग यहां पर आपस में लड़ना शुरू कर दें, हम बाहर बैठ के बस देखते रहेंगे। बिल्कुल जी, सिचुएशन कुछ ऐसी है, और सबसे ज्यादा ईरान के पास जो मुझे लग रहा है प्लस पॉइंट है, और जिसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहा है, वो हम्स को बंद करके जो तेल की सूरत हाल है, वो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से एक ऐसा एडवांटेज है जो ईरान को मिल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा ईरान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि अब वो खलीजी ममालिक में कार्रवाई में पहल नहीं करेगा, और तवानाई के वसाइल पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद फिर हमने ऐसी कार्रवाइयों में देखा कि इजाफा आ रहा है, और अब भी ईरानी कमांडर्स उसी शदोमत से ये कह रहे हैं कि वो अपनाए हम से अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए तेल की एक बूंद को नहीं गुजरने देंगे। सो अब तक तकरीबन 85 ममालिक, मेरा ख्याल है, उसमें तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, और इस दौरान जो सूरत हाल खलीज फारिस के तेल या फिर उस मतलब वो खिता जो गैस से माला माल है, इसकी तशवीशनाक माजी के तमाम अंदेशों पर अब फिलहाल हमें गालिब नजर आती है। जंग तो है ही, लेकिन इकोनॉमिकली मौशी तौर के ऊपर पाकिस्तान जैसा मुल्क सरवाइव कैसे करेगा? स्कूल बंद करने से और ये सारी चीजें करने से हम मैयस तो उठा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाज़ेह तो ये है कि अमेरिका और इसराइल की जारियत का हदफ सिर्फ ईरान नहीं है, और वही तमाम ममालिक हैं जिनकी तवानाई का इन्हिसार कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता की रियासतों पर है। और हमें, मुझे लगता है कि दुनिया को अब ये बावर होना चाहिए कि इस सूरत हाल के अलमनाक अंजाम से हमें बचना होगा, क्योंकि इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो, तुर्की हो, रूस हो, चीन को
इसके ऊपर अब कोई ना कोई कायदाना किरदार अदा करना होगा। अब तो 55 रुपए फी लीटर अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी और भी ऐसी शनीद आ रही है कि जनाब शायद 20-25 रुपए और इसमें इजाफा हो जाए। तो ये जो सूरत हाल है, तवानाई की सनती तंसीबात पर हमले, फिर दस्तों की तरफ से ये ऐलान के इत्तेहादियों के जहाजों का हम निशाना बनाएंगे, ये किसी भी तरह डीएस्केलेशन की तरफ तो नहीं आ रही। 2 हफ्ते हो गए हैं अब नाए हम्स को बंद हुए हुए। जो नाकाबंदी को तोड़ने वाली कोशिशों वाले जहाज हैं उन पर भी बमबारी के वाकयात हो रहे हैं। और फिर बड़ी बात तो ये कि अमेरिका जिसने कहा कि जनाब हम सेफ हेवंस देंगे और बड़े आराम से हम आपके जहाज गुजार देंगे, वो भी अपने बयान से पीछे हट गया और उस पर भी व्हाइट हाउस को आके वजाहत करना पड़ी कि हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करने वाले। सही। अच्छा प्राचा साहब, आपकी तो माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर है और आप दोस्त जिस तरह फरमा रहे हैं कि अभी फिलहाल तो जंग बंद होती नजर नहीं आ रही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का भी, अपनी पार्टी का ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, दीगर अखबारात लिख रहे हैं कि अपने एडवाइजर्स भी कह रहे हैं कि किसी तरह से अब इससे निकलने की आप कोशिश करें। अब मसला यह है कि वो विक्ट्री को डिक्लेयर भी कर रहे हैं, लेकिन अहदाफ भी बता रहे हैं कि हमने हासिल करने, वो अहदाफ भी क्लियर नहीं है। रजीम चेंज है, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। ट्रंप कह तो रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं हमने छोड़ा, कि अब हदफ हम क्या रखें, उनकी हमने नेवी तबाह कर दिया है, एयरफोर्स तबाह कर दी है। तो एक बयान तो इस तरह के दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। नहीं, यकीनन प्रेशर तो है ना इसमें। तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने परसों कहा कि मुझे तो जी मार्को रूबियो ने या जो स्टीव विटकॉफ हैं या हेगसेथ हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे तो ईरान हम पे जी। फिर वो कल कह रहे थे जैसे कि जी हमने सारे अहदाफ हासिल कर लिए, वहां तबाह होने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर वहां तबाह होने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारें ना, अपने जहाज गुजारें, इंटरनेशनल नेविगेशन जो है उसको रिज्यूम कराएं। खुद पेंटागन ने कहा कि जी बड़ा डेंजरस है कि हम आबनाए हॉर्मुज में जाकर वहां पर कोई एक्शन करें। इट मींस के हैंड्स अप। दूसरी तरफ जो कैपेसिटी कह रहे हैं कि ईरान की हमने तबाह कर दी, मिसाइल तो अमान में भी गए, वो बहुत दूर। जो अमान सालसी करवा रहा था ईरान और अमेरिका के दरमियान, सबसे पहले मुज़ाकरात जो इस राउंड में हुए थे वो तो अमान में हुए थे, फिर वो जनीवा में होने थे, लेकिन उससे पहले वो अटैक आ गया। जो सदर ट्रंप ने कहा भी था कि वीकेंड पे मुज़ाकरात होंगे, बट उसी दिन बेसिकली इसराइल ड्रैग करके ले आया इस जंग में। अब इसराइल का, जैसे आपने भी पिछले सवाल में कहा कि इसराइल खुश होगा, इसराइल खुश तो होगा सो फार, लेकिन अगर ईरान अपनी डिफेंस में कामयाब रहता है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने में कामयाब रहता है, एंड जो एलाइज हैं यूएस एलाइज इन द मिडिल ईस्ट वो अगर फर्दर वीक हो जाते हैं, तो इमेजिन ना कि ईरान का फिर हौसला कितना बढ़ेगा। ये मिसाइल जो अब अरब मुल्कों पे जा रहे हैं, ये हमेशा तो अरब मुल्कों पे नहीं जाते रहेंगे, ये तो फिर डायरेक्ट टारगेट होगा इसराइल का। मसलन जो ईरान को अपने ऊपर खतरा है कि इन बेसिस को अगर ईरान तबाह कर दे तो यहाँ से उड़ने वाले जहाज या यहाँ से जो मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट है फॉर काइनेटिक एक्शन, वो ईरान समझता है कि मिनिमाइज हो जाएगी। फिर रास्ता कहाँ का खुला होगा? ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है जो यूएस को जाकर हिट करें। फिर ईरान के मिसाइलों का रुख वही तल अवीव पे होगा जो दीगर शहर है इसराइल के। जैसे पिछले साल 12 दिन की जंग में इसराइल के अंदर छेद कर दिए थे ईरान ने, फिर तो रास्ता खुला होगा। इसलिए सो फार जो है वो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और उसके लिए जो अभी आज रात मीटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जद्दा में लैंड किया है उन्होंने, और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मीटिंग होगी, ऑब्वियसली वो अमन के लिए भी होगी, वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी होगी, वो पाकिस्तान के ताउन के हवाले से भी बातचीत होगी। तो एक क्रिटिकल जंक्चर पे ये क्रिटिकल क्रूशल मीटिंग होने जा रही है। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू टर्मोइल इन द रीजन। इकरा, जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस रखा है, ये मानना पड़ेगा, कमाल है। और उसमें आप देखिए कि ईरान की तरफ से जिन 2 मुल्कों को सराहा गया वो पाकिस्तान और रशिया है कि जी ये एफर्ट्स कर रहे हैं जंगबंदी की, बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमसे माफी मांगी जाए या हर्जाना दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखें अमेरिका के साथ भी, और अभी सऊदी अरब या खलीजी ममालिक भी, ज़ाहिर है वहां नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी शहीद हुए हैं खलीजी ममालिक में जब हमले हुए हैं। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि जैसे कुछ स्लो डाउन जरूर है, या ये दोनों तरफ से है कि अच्छा
असला इतना ज्यादा चल चुका है, नुकसान हो गया, जंग लंबी भी हो सकती है, तो उसके लिए कुछ बचा कर रखा जाए? और इसलिए आपको लगता है कि उस तरह जो शुरू में हमने बहुत ज्यादा हमलों में तेजी या मिसाइल बहुत ज्यादा नजर आए, उसमें अब कुछ ठहराव है? अच्छा जी शौकत साहब, यही सर आपसे सवाल कि आपको लगता है कुछ ये थोड़ा सा एक ठहराव आया है? और ये भी बात के अभी तक सऊदी अरब, कतर, यूएई या इन ममालिक की तरफ से बराह रास्त वो जंग में शामिल नहीं हुए, हत्ता कि इसराइल की तरफ से बयान आया है, अमेरिका के एडवाइजर हैं जो इसराइल के बहुत करीब हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं कि जी सऊदी अरब क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा, वो भी हमले करें, हमारे साथ शामिल हो। देखिए, उनका तो यही प्लान है ना, और नाराजगी भी है सऊदी अरब से कि आप अटैक क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हर मुल्क अपनी बहरहाल जो पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही आगे बढ़ता है, और इसमें यकीनन पाकिस्तान है या दीगर जो दोनों साइड्स के जो दोस्त मुमालिक हैं, उनका भी तो बहरहाल एक किरदार है ना, परसुएशन है। परसुएशन पाकिस्तान की भी यही है कि इतना मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए जिससे मसाइल पे सही, ये मसाइल जिनसे जन्म लें। अच्छा, हम ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। करारिस हमारे साथ हैं, शौकत पराचा साहब हैं, महर महमूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, शौकत पराचा से हमारे साथ हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार। शौकत पराचा साहब, अभी जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं मैं देख रहा हूं, ईरान में जौहरी तनसीब पर इसराइली बमबारी, इराक में ऑयल टैंकर्स भी तबाह। अब एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लगता है कि कुछ वक्त के लिए काम रुका है, लेकिन फिर यह शुरू हो जाता है। अब ईरान जंग के इब्तदाई 6 दिनों में अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर $11.3 अरब खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। $11.3 अरब। तो वो जो आप बात कर रहे हैं सर, प्रेशर तो वाकई अमेरिका पर है, लेकिन कहीं ऐसे लगता है कि कुछ स्पेस मिल रही है, या आपको आप जो फरमा रहे थे कि या तो ये कि शुरू में एक जंग में तेजी होती है, लेकिन उसके बाद सोचा जाता है स्लो डाउन होगी तो फिर ही मुज़ाकरात की कोशिशें किसी तरफ जा सकेंगी ना, वरना अगर इसी तरह आपने तेजी की, जिस तरह इसराइल का तो मफाद यही है कि जितना अरसा जंग चल सके, अमेरिका को बीच में लाने में कामयाब हो गया, लेकिन खित्ते का, पाकिस्तान का मफाद, हम सबका यह है कि जल्दी खत्म हो। एक तो जंग की नौयत को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि ईरान के पास वो एयरफोर्स नहीं है कि जिस तरह से उनके जहाज आके बमबार करते हैं, ईरान भी वैसे ही बमबारी करे। ईरान का सारा इन्हिसार मिसाइल टेक्नोलॉजी पे है। ठीक। सो पहले दिन से ही अमेरिका और इसराइल के ताबड़तोड़ हमले ईरान पर हो रहे हैं, और ईरान अपने डिफेंसिव मिसाइल मार रहा है। ईरान के पास ये नहीं है कि जाकर वो मेनलैंड इसराइल में उसकी फोर्सेस लैंड करें, लेकिन फोर्सेस लैंड करने का, जिसे बूट्स ऑन द ग्राउंड कहते हैं, वो अमेरिकन भी अभी उस पे तैयार नहीं है। 12 सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कल परसों भी, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अभी नहीं। सो जो जंग की नेचर है वो यही है कि उधर से बम्बिंग हो रही है, चाहे वो पहले दिन मीनाब वाली 150 बच्चियां शहीद हो जाए, या सैयद अली खामेनाई जो सुप्रीम लीडर थे वो शहीद हो जाए। इधर से ईरान ने स्पेसिफिक टारगेटिंग शुरू की हुई है, और वो टारगेटिंग है कि एक तो इसराइल के अंदर जहां भी गिरते हैं शहरों में, लेकिन बाकी जो अमान से लेके, यानी लोएस्ट टिप इन द अरेबियन पेनिनसुला अप टू इराक और कुवैत, और ऊपर जा रहा है, टर्की की तरफ चले गए, फिर अजरबैजान में भी आके गिरे जी। सो उनका टारगेटिंग ईरान का ये है कि स्पेसिफिक टारगेट किए जाए जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं। अब ये जंग पहले दिन से ऐसी ही है, जो अभी आपने लेटेस्ट बताई कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लास्ट ईयर भी उन्होंने B-52 बम बनाए थे, लेकिन क्या हुआ, ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है। यही सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैन खामेनाई साहब का यही उनका वर्डिक्ट था, डिक्री थी। अमान के वजीर खारजा ने जंग के दौरान पहले दिन, जब जंग नहीं शुरू हुई थी, इसराइल ने हमला नहीं किया था, उन्होंने कहा था ईरान तो अपनी इनरिचमेंट लेवल को, यूरेनियम को 0 पर लाने के लिए तैयार है। बात यह है कि क्या टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है? पिछली बार भी सदर ट्रंप ने कहा था कि हमने उनकी कैपेसिटी खत्म कर दी, अब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खत्म हो गया। IAEA ने भी कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम तैयार नहीं कर रहा। ये तो प्रीटेक्स्ट है ना, जैसे इराक के खिलाफ जंग में कहा गया था वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वहां पर है, फिर तबाही होने के बाद कहा नो वी आर सॉरी, वी वर मिसलेड। तो यहां भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं,
बताए कुछ जाते हैं, वॉर की स्ट्रेटेजी कुछ होती है और अटैक्स कुछ किए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज चौथा दिन है, जी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि तेल जो है हम पहुंचाएंगे, कभी जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का तेल जो रिजर्व में पड़ा है वो देंगे, कभी कहते हैं यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। लेकिन ये इतनी बड़ी दुनिया के लिए मुश्किल है। 28 फरवरी को जब इधर जंग शुरू हुई तो मैं जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। जी सर। वो कहाँ जापान है, वो किसी तरह इस जंग में आ नहीं सकता, लेकिन जापान ने कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। यानी सबको मालूम है कि 25 to 30% जो है वो तो आबना हुर्मुज़ से तेल निकलता है। बाकी जो तेल चाइना ईरान से खरीदता है या रशिया की तरफ जाता है या दीगर मुल्क जो ब्लैक में खरीदते हैं, या इंडिया खरीदार हुआ करता था ईरान के तेल का, 25 to 30% जो बाकी तेल गुजरता है, प्लस ईरान का कितना है मुझे नहीं पता, ना कोई स्टेटिस्टिक्स आते हैं, बट साइजेबल पोर्शन ऑफ इरानियन ऑयल वो भी तो दीगर मुल्कों में जाता है। जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ईरान का तेल स्मगल होके आता है, अब वो भी खत्म हो गया। तो इमेजिन शॉर्टेज जो बढ़ रही है, और जैसे कहा जा रहा है कि कहीं इसकी प्राइस $200 तक ना पहुंच जाए पर बैरल, ये खतरा है। और इसी वजह से जो सफारती कोशिशें हैं बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर ये ऑयल शॉर्ट हुआ है तो रशिया को तेल बेचने का मौका मिल गया। हर मुल्क भाई अपना इंटरेस्ट देखता है। ट्रंप ने कहा कि जी यूरोप भी खरीद सकता है रशियन ऑयल, इंडिया भी खरीद सकता है रशियन ऑयल, पाकिस्तान के लिए भी आ गया रशियन ऑयल। तो वेदर सदर पुतिन वुड लाइक के जी ये जंग खत्म हो जाए जल्दी, ताकि उनको जो एडवांटेज मिला है मजीद पैसे कमाने का वो उनका एडवांटेज चला जाए। तो हमें ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को उसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करूं कि इराक के करीब, ज़ाहिर आबना हुर्मुज़ का ये इलाका बनता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक छोटी सी पट्टी है जिसमें ईरान भी है, उसने कंट्रोल हासिल किया हुआ है। इसमें सेफ सी विष्णु, ये भारतीय खाम माल बहरी जहाज, इसको निशाना बनाया गया है। इसमें अमले का एक शख्स अब तक हलाक, 15 इसमें दीगर थे, उनको बचाया गया है। अब कहा यह जा रहा है, तज्जिया कर कह रहे हैं कि ये भारत की, मोदी की दोगली पॉलिसी है। जब आपने बात की ना पाकिस्तान की पॉलिसी की, तो आप देखिए भारत की दोगली पॉलिसी कि मोदी गए इसराइल और उसके बाद ये सारा अटैक शुरू होता है, और फिर ईरान का जहाज जो आया हुआ था मशकों में हिस्सा लेने, एक अखलाकी तौर पे भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको भी निशाना बनाया गया इंटरनेशनल वाटर्स पे। तो एक तरफ वो कहते हैं जी हम ईरान के साथ है, लेकिन साथ हमले हो रहे हैं सारा कुछ। तो अब लग रहा है कि ईरान को भी समझ आ गई है, वो काउंटर अटैक में उन्होंने भारत को भी निशाने पर ले लिया है। और मैं उनके तज्जियाकार को सुन रहा था ईरानी, उन्होंने कहा कि जी जब ये पता लग गया, तो जब हम खलीजी ममालिक पर अटैक कर रहे हैं, हम इसराइल पर अटैक कर रहे हैं, हम अमेरिका की तंसीबात को या उनके जितने भी यहाँ इस वक्त फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहे हैं, तो हम भारत को भी नहीं छोड़ेंगे। तो लगता है ये तो चीज उस तरफ चली गई है। मोदी तो पहले ही भारत के अंदर इससे खासी तनकीद का निशाना बन भी रहा है। और फिर हमने ये देखा कि अमेरिका ने जिस तरह भारत को इजाजत दी कि आप इतनी मिकदार में रूस से तेल ले सकते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि इस पे जितनी पाबंदियां पहले लगी और टैरिफ और सारा मामला वो इसी पे शुरू हुआ था। मेरी कंसर्न की बात ये है कि ये जो 9 मंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई, उनका ये जो पहला ऑडियो पैगाम आया है वो बड़ा सख्त पैगाम है अमेरिका के लिए। मतलब यहाँ से अंदाजा लगता है कि ईरान अब तक किसी भी दबाव या प्रेशर में नहीं है, और वही बात को दोहरा रहे हैं कि आबनाए हम को हम बंद रखेंगे। और एक और चीज और तंबीह उन्होंने बड़ी क्लियरली की है कि अब कहीं भी हम मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डे बनने नहीं देंगे, और अगर इन अड्डों को बंद किया जाए वरना ये हमले जारी रहेंगे। और ईरान सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है और ये कार्रवाइयां हम ऐसी जारी रखेंगे। मतलब ये तो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि शायद अब जो अड्डे पहले से मौजूद थे वो बंद भी कर दिए गए हैं, लेकिन बज़ाहिर इस बयान से ये महसूस होता है कि अब मशरिक वस्ता में वो किसी भी अमरीकी अड्डे को बनने भी नहीं देंगे। और हम ये जानते हैं कि ट्रंप को पहले भी ये जो ईरानी सुप्रीम लीडर जो अब नए मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने मंतब संभाला है, वो पहले ही इनकार कर चुके हैं कि हम किसी भी ऐसी लीडरशिप को नहीं मानते। लेकिन इस लीडरशिप के आने के बाद, ये जो आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई साहब हैं, इनके आने के बाद ये जो पहला ऑडियो पैगाम है, इसमें ये तो नजर आ गया है कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम शौहदा के खून का बदला भी लेंगे और ईरान बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होगा
और अपनाए हम उसको बंद इसलिए रखेंगे कि ये दुश्मन पर दबाव डालने के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब है वो सारी कश्तियां जला चुका और वो ऐसे ही करेगा। और ये भी आपको याद होगा, कल परसों का बयान में देख रही थी, बल्कि शायद कल का ही था, कि उन्होंने कहा कि जनाब अब हम 200 बैरल $3 तक आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर दिखाएंगे कि किस तरह जाती है। तो सिचुएशन इज एक्चुअली आई गेस अभी तो डीएस्केलेशन का कोई चांस नहीं है। प्रेशर बढ़ा इस पे पाकिस्तान पे है, और मौशी तौर पे भी और सफारती तौर पे भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो बात पराचा साहब की है इकरा ने कि ये तो खतरा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम जिनको चाह रहे थे कि शायद आयतुल्लाह खामेनी की जगह वो आ जाएंगे, वो भी साथ मारे गए हैं। उन्होंने ये क्या कह दिया कि जी वो सेकंड अब पता नहीं कौन होगा। तो ये था खतरा कि ज्यादा सख्त लोग आ जाएंगे आगे, सख्तगीर लोग कि जिनसे आप बातचीत कर सकते थे। हत्ता कि एक दफा आपने सुना होगा कि जो मौजूदा सदर हैं ईरान के, उन्होंने एक पैगाम जब दिया, बयान दिया कि ये माजरत खां है कि अटैक हुआ है हमारे हमसाया या खलीजी मालिक पर, हमें करना पड़ा। तो उस पर पासदार इनकलाब ने उल्टा अटैक्स बढ़ा दिए थे उसके बाद। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, कोई माजरत नहीं, कुछ नहीं। तो ये भी एक हमें रिएक्शन के तौर पर ये चीज नजर आ रही है। और इसके साथ ये भी कि अब देखिए कि खत्ते में अमेरिकन कंपनियां बंद होने लग गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बैंक हमारा ईरान का निशाना बनाए तो हम अब अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने स्टाफ ही निकाल दिया। फिर ये भी खबर सर कि रूस और चीन किसी ना किसी तरह पीछे मदद कर रहे हैं, कि इस पर आप क्या कहेंगे? और ये एक तो ये कि पीछे कोई मुल्क मदद करें ईरान की किसी भी तरह से, ये अमेरिकन तज्जियाकार इसका इजहार कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये तो ज्यादा सख्त हो गया काम, नए जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ज्यादा सख्ती कर दी। नहीं, जिन्होंने ये देखा कि उनके वालिद मोहतरम को शहीद किया गया, उनकी बेगम साहबा को शहीद किया गया, यानी सैयद अली खामनाई एक्स सुप्रीम लीडर की जो बहू थी, इनकी वाइफ थी जी। फिर घर के दीगर अफराद को शहीद किया गया, एक छोटी बच्ची नवासी थी उनकी, वो शहीद हो गई। तो इनके अंदर क्या फीलिंग्स होंगी? और दूसरा, जब ये खुद टारगेट है, यानी परसों से तो खबर आई थी कि ये इनको निशाना बनाया गया है। फिर कल ईरान के सदर ने कहा कि वो जख्मी है लेकिन वो ठीक है, और आज उनका ऑडियो पैगाम भी आ गया ये दुनिया को बताने के लिए कि ही इज अलाइव। तो इस पैगाम का मकसद तो ये था कि बताया जाए। दूसरा ये है कि पॉलिसी उन्होंने बता दी, लफ्ज है सुप्रीम लीडर। सो प्रेसिडेंसी हो, उनकी पार्लियामेंट हो, यानी जो मजलिस शूरा टाइप है उनकी, या पासदारान इनकलाब हो, उन सब के ये सुप्रीम लीडर हैं, तो इनका ऑर्डर प्रिवेल करता है। और जो अली खामेनी शहीद थे, उनके ये इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो आकर लाइक अ पिरामिड जो है वो ताकत का मरकज तो सुप्रीम लीडर बनते हैं। तो पॉलिसी तो ये वाजे है, इन्होंने आज कह दिया कि डायलॉग का कोई चांस नहीं है। रूस और चीन की आपने बात की, मैंने रूस के मफादात आपके सामने रख दिए कि अगर इस जंग की वजह से रूस को, सदर पुतिन को तेल बेचने का मौका मिलता है, जो पाबंदियां थी जिनको सदर ट्रंप उन मुल्कों पे टैरिफ लगाते थे जो रूस से तेल खरीदते थे, इंडिया की एग्जांपल आपने खुद दी, सिर्फ इंडिया का जहाज निशाना नहीं बना, थाईलैंड का जहाज निशाना बना है, जापान का जहाज निशाना बना है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज अगर आप जेन में नक्शा लाए ना पर्शियन गल्फ का, तो बिल्कुल बंदर अब्बास और चौबहार के दरमियान ये तंग सी पट्टी है को 30 किलोमीटर, जो कि ईरानियन बॉर्डर के साथ है। और उधर से आप इराक का तेल लेके आए, कुवैत से तेल लेके आए, बहरीन से तेल लेके आए, कतर से तेल लेके आए, यूए से तेल लेके आए, सब ने इसी 30 किलोमीटर की पट्टी से गुजरना होता है, जिसको आप ना हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं। उस पे ईरान का कंट्रोल है, लिहाजा जो ऑयल प्राइस है वो तो बढ़ती रहेगी। फिर कहूंगा कि इस जंग को रोकने का, फौरी रोकने का एक ही तरीका है कि बड़ी पावर चाइना, रशिया, ये डायलॉग को इंक्रीज करें, इनकरेज करें, ये डायलॉग में पार्टनर बने। पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, बार बार पाकिस्तान मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में है, मसलन ओमान से लेके जॉर्डन तक रवाबत है। इसलिए डायलॉग अगर कहीं आगे बढ़ता है, जिसकी शरायत सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़श्ता दिन दे दी है, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको डीएस्केलेशन कहें या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कहें। अदरवाइज जो है वो ईरानियन कौम बजाय इसके कि ये खत्म करना चाह रहे थे रिजीम, वो पूरी ईरानियन कौम इस रिजीम के पीछे खड़ी हो गई। उनके अंदर जो नेशनलिज्म है वो दुनिया में मुसल्लमा है, उस नेशनलिज्म की वजह से ईरान की कौम इकट्ठी हो गई। सही। अच्छा इकरा, जो आपने बात की बिल्कुल बहुत अहम, कि सुप्रीम लीडर, और जिस तरह प्राचा साहब ने सारा समझाया कि सबसे अहम शख्सियत वो हैं,
अब उनकी तरफ से बयान आया और वो जस्टिफाइड भी नजर आ रहा है और आपने उनका हवाला भी दिया। अब इसमें ऐसे लग रहा है कि जितना ये जंग तवील चलेगी, लंबी होगी, नुकसान तो होगा, लेकिन ईरान का पलड़ा भारी नजर आएगा, क्योंकि वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं ना, उनको और कुछ नहीं करना, उनको बस खड़े रहना है, ना वहां रजीम चेंज हो और मजामत किसी तरह से उनकी जारी रहे। अब यह खबर आई कि 3 गुना तेल इस वक्त ईरान फरोख्त कर पा रहा है, जितना भी वो पहले करते थे उससे 3, क्योंकि आपने हुर्मुज़ तो प्रैक्टिकली बंद है, वहां अगर कोई जहाज इधर हो सकता है तो सिर्फ ईरान का है। तो चीन पहले ही सबसे ज्यादा बाहर था ईरानी तेल का, कोई और तो खरीदता नहीं, क्योंकि उन पर पाबंदियां उस तरह लग जाएंगी। और बाकी एक ऐसी मार्केट भी है जो इंटरनेशनल की बड़ी कंपनियों की मार्केट से अलहदा है, वहां पर उनका तेल जाने लग गया। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि उनके पास सप्लाई चेन चल रही है, नुकसान अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ बंद हो गया है, खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। दिहाइयों से पाबंदियां बर्दाश्त कर करके उन्होंने ये सीख लिया कि अपना निजाम बनाना है, मईशत किस तरह से चलानी है। 95% खुराक का इंतजाम खुद कर रहे हैं, 95% अद्वियात का खुद कर रहे हैं, इसी तरह असले का इंतजाम भी। अब देखिए ना ड्रोन्स का जिन्होंने किया है काम, कि अच्छा वो बड़े बड़े जहाज जो प्राचा साहब ने कहा जी उनके पास डिफेंस के तो कभी नहीं थे कि कोई बड़े बड़े जहाज उनके हों जो मुकाबला कर ले B-52 का, वो नहीं था, लेकिन उन्होंने ड्रोन्स का करके ये अजीब खेल खेला। तो अब एक तो बयानात में सख्ती, फिर तेल की तफसील उन्होंने बढ़ा दी, आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल कहीं जाता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकन नेवी कह रही है कि नहीं, हम किसी सूरत यहां पर नहीं आ रहे। ट्रंप ने बयान दिया था कि हम आएंगे और हम सारा कंट्रोल संभालेंगे और यहां से आपको सेफ पैसेज देंगे, लेकिन 13 से ज्यादा जहाज तो तबाह हो चुके। बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे। मैं कल कहीं पढ़ रही थी, किसी ने बड़ी खूबसूरत एक जुमला लिखा हुआ था कि इतनी भी खामियां ईरान के अंदर हो, लेकिन इस पूरी ईरानी कौम जो है वो अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी मुत्तहिद नजर आती है, बड़ी स्ट्रैटेजी से चल रही है। अमेरिका के अपने अंदर से भी बड़ी आवाजें उठ रही हैं। अमेरिकी सेनेटर एक है कनेक्टिकट, क्रिस मर्फी, मैं उनका एक पूरा देख रही थी ट्विटर के ऊपर। उन्होंने लिखा कि आज गालिबन आज का एक ट्वीट था कि वो 2 घंटे एक ब्रीफिंग में थे जो ईरान वॉर के ऊपर दी जा रही थी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें, और उन्होंने कहा कि वो बड़ी क्लोज्ड एंडेड ब्रीफिंग थी क्योंकि ट्रंप डिफेंड नहीं कर पा रहे थे पब्लिक को वॉर में। और बड़े 5 पॉइंट्स उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रेज किए। पहला तो ये कि जो वॉर गोल्स उन्हें बताए गए सिक्योरिटी एजेंसीज और ट्रंप गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये थे कि जनाब हमें न्यूक्लियर वेपन्स उनके तबाह करने हैं, और ट्रंप बार बार ये कह भी रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जनाब एयर स्ट्राइक से तो हम उनके न्यूक्लियर मटेरियल को नहीं खत्म कर सकते। इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। फिर वो कहते हैं कि जनाब रजीम चेंज इज ऑल्सो नॉट ऑन द लिस्ट, क्योंकि $100 of billions टैक्स पेयर, यूएस टैक्स पेयर का अगर आप अमेरिकन मरवा भी रहे हैं और उसके बाद आप दे रहे हैं, तो ये एंटी अमेरिकन हार्डलाइन रजीम विल बी स्टिल इन चार्ज। आप जो मर्जी कर लें, आप रजीम चेंज नहीं कर सकते, और वहां पे जो रजीम आएगी वो एंटी अमेरिकन हार्डलाइन रजीम होगी। फिर एक और बात उन्होंने की कि इस मीटिंग के बाद मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि आप का गोल है क्या, जो नजर आ रहा है वो ये है कि आप उनके मिसाइल तबाह कर दें, उनकी कश्तियां तबाह कर दें, उनकी ड्रोन फैक्ट्रीज तबाह कर दें। लेकिन सवाल वो कहते हैं क्रिस मर्फी साहब के, फिर मैं ये उठा रहा हूँ कि अगर आप ये सब तबाह कर भी देंगे, तो जब आप बॉम्बिंग करना बंद करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा से अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये एक एंडलेस वॉर है। और फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया है, इसके पास, अमेरिका के पास इसको खुलवाने के लिए कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल जीरो प्लान है, और ये बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है क्योंकि ये डिजास्टर 100% फॉरसीएबल है। अब ये कह रहे हैं क्रिस मर्फी साहब, जो कि खुद अमेरिकी सेनेटर हैं, और एक ब्रीफिंग जो आज उन्हें मिली उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट रेज किया, ही वेंट टू द पब्लिक। तो अब जब अमेरिकन सेनेटर्स को भी ये नजर आ रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि तेल की कीमत जो मर्जी आप दे दें या जो मर्जी आप इनिशिएटिव दे दें, तेल की कीमत एक ही तरह से मिलेगी, और वो ये है कि एंड द वॉर। ट्रंप ने 172 मिलियन बैरल रिलीज भी किए हैं यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से, ताकि गैस एंड ऑयल की प्राइसेस को कम किया जाए। लेकिन अमेरिकन जो है वो नहीं पसंद कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट इन द स्ट्रक्चर्स हैं या जो ऑपोजिशन में वहां पे लोग हैं, वो नहीं पसंद कर रहे कि आप जो मर्जी कर लें, आपके इकदाम से ना तो आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं इस वॉर को, और ना ही आप ये गारंटी दे पा रहे हैं कि ये सिलसिला रुकेगा, क्योंकि सब यही फोर्सी कर रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। आप एक दफा बंद करेंगे, वो उतनी शिद्दत से वापस आए। प्राचा साहब, ये जो बात हो रही है जस्टिफिकेशन की, अब अल जजीरा ने भी इसको लिखा है, एबीसी न्यूज जो कि अमेरिकन न्यूज चैनल बड़ा मशहूर, उसके मुताबिक ये मैं पढ़ रहा हूं, द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI वार्न्स कैलिफोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट्स दैट ईरान कुड रिटेलिएट फॉर यूएस अटैक्स बाय लॉन्चिंग ड्रोन्स एट द वेस्ट कोस्ट। यानी अब ये जो साहिल इलाके हैं वहां तक वो ड्रोन्स किसी तरह, पता नहीं अब शिप के जरिए उनको खतरा है या ये डराने के लिए है, या ऐसा मुमकिन है कि शिप के जरिए वहां जाकर और ड्रोन कहीं कोस्टल एरियाज में कहीं ईरान इस तरह का अटैक कर सकते हैं। FBI ने उनकी पुलिस को अलर्ट जारी किया है, कैलिफोर्निया पुलिस को। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन के लिए कि जिस तरह ट्रंप ने कहा हम पर हमला हो जाना था,
उनके वजीर कह रहे हैं कि जी देखें ये तो वाज़ेह था, इसराइल ने तो हमला करना ही करना था, तो जब इसराइल ने करना था तो ईरान ने हम पर कर देना था, लिहाजा हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। मैं आपके सवाल का जवाब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देता हूं सर कि क्या ऑब्जेक्टिव्स सदर ट्रंप के वादे हैं इस जंग के? नो। क्या उनकी प्लानिंग ठीक हुई इस जंग की? नो। जब वो खुद कह रहे हैं बैठ के कि मुझे तो जी रूबियो ने, मुझे तो स्टीव विटकॉफ ने, मुझे हेपशैग ने कहा कि जी वो हमला कर देंगे तो हम हमला कर देते हैं, मुझे तो कोई पता नहीं है। देखिए ना, जब आप एक जंग लॉन्च करते हैं जी, आप जंग के सर्टन ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इधर तो इसराइल की होगी, इसराइल तो इस खित्ते में है ही जंग के लिए। इसराइल अपनी सर्वाइवली वायलेंस पे समझता है, वो बेशक तखरीबकारी करवाए, वो सबवर्जन करवाए, वो जंग इंपोज कर दे, वो हमला कर दे। 45 से लेके आज तक इसराइल ने स्वाय वायलेंस के जंगों के तो कोई काम नहीं किया। लेकिन अमेरिकन ऑब्जेक्टिव वाजे नहीं है। रिजीम चेंज नहीं जी, हाँ हम तो रिजीम चेंज। फिर सदर ट्रंप कहते हैं बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए और अब तो वहां तबाह होने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए ना, जब आप वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन जो स्टेट है वो इलाका, सर न्यूयॉर्क से फ्लाइट चलती है ना तो वो 5.5 से 6 घंटे लगाती है कैलिफोर्निया पहुंचते हुए, लॉस एंजलिस पहुंचते हुए। अच्छा, अब ईस्ट कोस्ट तक भी इरानियन मिसाइल या ड्रोन नहीं जा, मिसाइल ज्यादा सफर करता है, ड्रोन इतना सफर नहीं करता। ठीक ठीक। अमेरिकी ड्रोन जो आते थे पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में अलकायदा के खिलाफ, जी, जी। वो इधर मिडिल ईस्ट की बेसिस से उड़ते थे, ऑपरेट अटलांटा से होते थे बैठ के। अच्छा, मीन के जो फ्लाइट टाइम है वो ये नहीं है कि एक ड्रोन आप उड़ाएं वो पूरा मिडिल ईस्ट क्रॉस करे, यानी ईरान से अगर उड़ा है पूरा मिडिल ईस्ट क्रॉस करे, वो वहां से फिर पूरा अफ्रीका के ऊपर से होता हुआ आगे अटलांटिक क्रॉस करते हुए अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका भी पूरा क्रॉस करता हुआ वो जाए उधर कैलिफोर्निया पहुंचे, लॉस एंजलिस पहुंचे। अच्छा, ये अच्छा। अगेन Justify फेक करेंगे। जस्टिफिकेशन है। मसलन अगर कतर से एक जहाज उड़ता है ना, जी जी सर, कतर से जो फ्लाइट उड़ती है अमेरिका डायरेक्ट फ्लाइट, वो 16 घंटे लगाती है मियामी पहुंचने के लिए, फ्लोरिडा में। मियामी इधर है, ये बिल्कुल नीचे, आप ईस्ट या साउथ कह सकते हैं उसको ना। तो मियामी से फिर मैं बता रहा हूं कि ईस्ट से वेस्ट कोस्ट जाते हुए 5, 5.5 से 6 घंटे की फ्लाइट है। तो ड्रोन कैसे जाएगा उधर? बिल्कुल। FBI जो मर्जी कहती रहे। अगेन मैंने एग्जांपल दी आपको, इराक वॉर वाली, कहा गया कि जी वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहां पर। अल्टीमेटली बाद में कहा कि वी आर सॉरी, वी वर मिसगाइडेड, यू नो। इसलिए ये जो चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव या आपके जो प्लान है वो नहीं थे इनिशियली, यू वर ड्रैग्ड इनटू वॉर, तो अब ये खाली बातें की जा रही हैं कि ये था वो था वो था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी आप अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके और आपको पता भी नहीं है कैसे करेंगे। आपको वार्निंग मिल रही है कि $11 अरब पहले 6 दिन में हो गया, आप डबल करें, आज 12वां 13वां दिन है तो डबल हो गए ना पैसे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आप पैसे खर्च कर गए, आप नए हुर्मुज नहीं खुला सके, आप तेल की कीमतें नीचे नहीं कर सके। मुझे जो है वो इससे खौफ आ रहा है कि इसमें कितनी तेजी लाकर वो जाएंगे या फिर ये बहुत लंबी जंग चलेगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया जनाब शौकत राजा साहब, माहिर मलकूर एंकर पर्सन तजिया का आपने वक्त दिया, और इकरा हारिस साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक खबर बता देता हूं और उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस तरफ हैं। 1 घंटे में ईरान को बिजली फराहमी खत्म कर सकता है अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 घंटे में ईरान को बिजली फराहमी खत्म कर सकता था, ऐसा नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ 1 घंटे में ईरान में बिजली खत्म। आगे से सुनिए अली लारेजानी, ईरानी ओहदेदार का जवाब। पूरे मशरिक वस्ता की बिजली बंद करने में 30 मिनट लगते हैं। उन्होंने आधा बता दिया कि 1 घंटा कह रहे हो, हम 30 मिनट में पूरे मशरिक वस्ता में बिजली खत्म कर सकते हैं। सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।